आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। हाँ जी, Yes. तो मैं आपको बता रहा था कि हमारे अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है, यानी उसमें स्टेप्स क्या है। पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन, पूरा बोलूँ तो हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। दूसरा हो गया मेजरमेंट, मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी। और मैंने आपको बताया ये पहले दो स्टेप तो हम ऐसे ही कर लेते हैं, हम काउंट ही नहीं करते। हम प्रैक्टिकली जब करने बैठते हैं तो हम तो सोचते हैं हम तो थर्ड स्टेप से चल रहे हैं, यानी रिकॉर्डिंग। ठीक है, हम पहले दो स्टेप्स तो ध्यान ही नहीं देते, हमें आदत पड़ चुकी होती है इतनी। तो हम अगर वैसे देखा जाए प्रैक्टिकली हम ये दो स्टेप भी फॉलो करते हैं, लेकिन हम कभी ध्यान नहीं देते कि हमने ये दो स्टेप्स करे। ठीक है, हाँ जी। थर्ड स्टेप पे आते हैं रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग से आपका मेन काम शुरू होता है। चलो आइडेंटिफाई भी कर लिया, मेजर भी कर लिया इन टर्म्स ऑफ मनी, अब उसको रिकॉर्ड करना है, लिखना है। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो गया, लिखना कहाँ लिखते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन में। आंसर इज नो। मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग प्रोसेस में अकाउंटिंग इक्वेशन कहीं नहीं है। अकाउंटिंग इक्वेशन तो सिर्फ आपके लिए एक तरह से क्रॉलिंग है। आप अभी सिर्फ क्रॉल करना सीख रहे हो। वंस यू विल स्टार्ट वॉकिंग देन वी विल नॉट रिक्वायर टू क्रॉल एट ऑल। ठीक है, तो फिर हम उसके बाद उसको हटा देंगे साइड से। सो अकाउंटिंग इक्वेशन हमारे इस पूरे प्रोसेस में कहीं नहीं आता। तो हमारा मेन काम कहाँ से शुरू होता है? रिकॉर्डिंग जो है यहाँ से शुरू होता है। इसको बोलते हैं, कहाँ रिकॉर्ड करते हैं हम? जर्नल में। क्या बोलते हैं बेटा इसको तनीषा? Journal. जर्नल। ठीक है, तो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में। जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद अगला स्टेप होता है क्लासीफाइंग। क्लासीफाई हम कहाँ करते हैं? लेजर में। ठीक है, ये एक अलग बुक्स बनती है लेजर, मैं समझाऊंगा सारी चीजें, जर्नल क्या होता है, लेजर क्या होता है, पूरे चैप्टर है आगे जाकर के। आप अगर देखोगे अपना इंडेक्स जिनके पास बुक है तो आपको जर्नल का चैप्टर, लेजर के चैप्टर, सब चैप्टर्स मिलेंगे डिटेल। ठीक है, तो घबराना नहीं है। अभी तो शुरुआत है तो इसलिए मोटा मोटा सिर्फ समझ रहे हैं, बाद में डिटेल में समझ आएगा। फिर उसके बाद अगला स्टेप होता है समराइजिंग। तो समराइजिंग करने के लिए हम क्या बनाते हैं? हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, और इसके अलावा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो टोटल ये चीजें हमारी बढ़ रही होती है। तो हम सीखेंगे बनाना, जर्नल बनाना सीखेंगे। जर्नल के बाद अगला स्टेप सीखेंगे लेजर बनाना, और लेजर के बाद हम सीखेंगे ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाना। जरा देखो आपके इंडेक्स में ये सारे चैप्टर्स हैं, जर्नल मिलेगा, लेजर मिलेगा, ट्रायल बैलेंस मिलेगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के लिए लिखा होगा फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द सोल प्रोप्राइटर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। ठीक है, ये सारे स्टेप्स जितने भी हैं हम सब सीखने वाले हैं कि कैसे कैसे ये सारी चीजें होती हैं। ठीक, तो अभी तक क्या हुआ प्रोसेस हमारा? सबसे पहले आइडेंटिफाई किया ट्रांजैक्शन को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, कि किसको रिकॉर्ड करना है। फिर उसको मेजर किया इन टर्म्स ऑफ मनी। फिर हमने एक्चुअली रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के बाद क्लासीफाई किया, समराइज किया। आई नो अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा ये क्लासीफाई और समराइज का मतलब क्या है। अनेबल टू हेल्प यू एट प्रेजेंट। थोड़ा सा टाइम लगेगा, जैसे ही हम उन चैप्टर्स पे पहुंचेंगे तो मैं आपको समझा पाऊंगा क्लासीफाई का मतलब क्या है, समराइज का मतलब क्या है। ठीक है, जो जो चीज़ समझ नहीं आई ना उसको मार्क करते रहो, ताकि बाद में जब मैं दोबारा आऊँ और कहूँ कि हाँ फर्स्ट चैप्टर में कौन सी चीज़ें ऐसी थी जो छोड़ी थी, जो आपको नहीं बताई थी या नहीं समझ आई थी, अब बताओ। तो मार्क कर लेना बेटा प्लीज़ उसको जरूर ध्यान से। ठीक है, हाँ जी, अगला देखते हैं क्या है। जब आपका ये सब बन जाता है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, यानी आपका जो करने वाला काम था वो सारा हो गया, मेहनत सारी हो गई। अब उसको इंटरप्रेट करना है। उसके बाद अगला स्टेप क्या है? इंटरप्रेट करना। Inter. इंटरप्रेट का मतलब क्या हुआ? मैंने आपको समझाया भी कि भाई देखना कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, हमारी परफॉर्मेंस पिछले साल के मुकाबले कैसी रही, हमारी परफॉर्मेंस दूसरे कॉम्पिटिटर के मुकाबले कैसी रही, और जो हमने बेंचमार्क बनाया था कि हमारा इतना प्रॉफिट होना चाहिए, क्या उतना हुआ या नहीं हुआ। यानी ये सारी इंटरप्रिटेशंस निकालना, चेक करना। समझ आ रहा है बात? तो आपने प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, वो तो यहाँ तक फिफ्थ स्टेप तक हो गया। सिक्स स्टेप में हम आपको एक स्टेप आगे लेके जाते हैं कि हम उसको एनालाइज करते हैं। इंटरप्रेट एक तरह से बोल सकते हैं, इंटरप्रेटिंग एंड एनालाइजिंग। एनालाइज करके ये चेक करते हैं कि जो एक्चुअली पोजीशन है वो अच्छी है नहीं। ठीक है, क्लियर? अब चलो हमने एनालाइज कर लिया, इंटरप्रेट कर लिया, अब उसको बताना तो पड़ेगा ना। अब आप अगर जो अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट ने सारा काम करके अपने पास रख लिया है और वो बताया ही नहीं, अगर जो यूजर्स हैं उसको कम्युनिकेट ही ना करें, यानी फॉर एग्जांपल ओनर को मान लेते हैं, मैं ओनर हूँ, मैंने एक अकाउंटेंट रखा हुआ था सारी अकाउंटिंग करने के लिए। तो अकाउंटेंट ने सारा काम कर लिया, पहले के पहले 6 के 6 स्टेप कर लिए और बैठा है मजे से। हाँ, और मैं आया उसके पास, मैंने कहा भाई इतने दिन हो गए यार तेरे को बुक्स बनाते हुए, तेरा बुक्स नहीं बनी अभी तक, हाँ अकाउंट्स नहीं बने अभी तक। कहता क्या बात कर रहे हो भाई साहब, मैं कोई ऐसे ही लग रहा हूँ आपको अकाउंटेंट? हाँ, गहरा गहरा अकाउंटेंट थोड़ी ना हूँ मैं तो, हफ्ता हो गया बनाए हुए।
मैं तो बैठा हूँ जैसे, आप आए नहीं पूछने, तो मैं थोड़ी ना आऊंगा पूछने। हाँ, किसकी जिम्मेवारी है? अकाउंटेंट की जिम्मेवारी है कि भैया उसने जब अगर ये सब कर लिया, सारे रिजल्ट्स आ गए, सब उसको इंटरप्रेट भी कर लिया, तो भैया जो उसका यूजर है, जो ओनर वगैरह, उनको बताए तो सही कि हाँ जी इतना प्रॉफिट हुआ, पिछले साल इतना था, इस साल इतना है, ये एक्सपेंडिचर बढ़ गए, ये आपका रेवेन्यू बढ़ गया। ये चीजें जब तक वो बताएगा नहीं, तब तक उसका काम खत्म नहीं होगा। समझ आई मेरी बात? तो इन इन ऑल आपके टोटल ये 7 स्टेप्स होते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस में। ठीक है, इन ऑल आपके ये 7 स्टेप्स होते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस में, और यही स्टेप्स इसके फीचर्स की तरह आपको दिए गए हैं बुक में। आपको मैं भी दिखाता हूँ जो फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, या एक और नाम क्या बोला था मैंने, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स। ठीक है, यही सारे आपको दे रखे हैं। आप पहले इसका फोटो खींच लो, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे। दिस इज योर अकाउंटिंग प्रोसेस गाइस, इसका प्लीज एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हाँ जी, अब जरा देखते हैं सबसे पहला क्या है, जरा देखो आइडेंटिफिकेशन। और पढ़ लेना, डिटेल में पढ़ना, मैंने सारी बता दी आपको। पर क्या लिखा है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स, ये बताया था ना पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अगला क्या है? मेजरमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। इसको मैंने थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके लिखा था, क्या? मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी। आप पढ़ोगे तो मीनिंग वही है। ठीक है, मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी। तीसरा क्या था? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। देखा वही है कि नहीं? वही सारे के सारे देखो अकाउंटिंग प्रोसेस यही थे ना। तो वही सारे स्टेप्स यहाँ पे हमने कैसे लिखे हुए हैं, फीचर्स, एट्रीब्यूट्स। अगला क्या था? इंटरप्रिटेशन। यहाँ पूरा नाम क्या दिया हुआ है? एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालाइज किया और उसे इंटरप्रेट किया। और लास्ट कम्युनिकेशन, जो उसके यूजर्स हैं उनको हमने ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करी। समझ आई मेरी बात? ठीक है, क्लियर हुआ गाइस? तो मैंने आपको मोटा मोटा ये बता दिया है गाइस। आपको इसको याद कैसे करना होता है, कोई भी थ्योरी की चीज याद करनी होगी तो याद रखना, आपको स्टेप्स बता रहा हूँ, कॉमन स्टेप्स है जो कोई भी थ्योरी आपको याद करनी है। सबसे पहले जो भी थ्योरी याद करनी है उसकी हेडिंग्स याद करो। ठीक है, सबसे पहले उसकी हेडिंग्स याद करो। जैसे इस केस में अगर मेरे को फीचर्स याद करने हैं तो पहले मैं ये जो आपकी 6 हेडिंग्स है, 7 हेडिंग्स होंगी, ये 7 हेडिंग्स याद करूँ। ठीक है, जो हेडिंग्स जैसे मैंने वहां लिखी थी, ये 7 हेडिंग्स याद करूंगा। पहला काम मेरा पूरा हो जाएगा। फिर मुझे आना चाहिए कि इस जो ये लिखा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इसके अंदर 2 लाइन में लिख सकूं। अब कई बार बच्चे पहला काम तो कर लेते हैं, रट लेते हैं, अरे सर हमने याद कर ली पहली लाइन, जो हेडिंग थी, सॉरी, जो हेडिंग थी याद कर ली, अब इसके अंदर एक्सप्लेन कैसे करें? हाँ, तो बच्चे वहां फंस जाते हैं, अपनी लैंग्वेज में कई बार एक्सप्लेन नहीं कर पाते। अदरवाइज आप यहाँ पे अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हो। ये कोई डेफिनेशन नहीं लिख रहे हो कि आपको एज इट इज जो बुक में लिखा है वही चेपना होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, एज इट इज कॉपी करना है, ऐसा नहीं है। आप, ये हो सकता है आपके स्कूल में अनफॉर्चुनेटली कोई आपका टीचर ऐसा हो जो ऐसी एक्सपेक्टेशन रखता हो कि बिल्कुल ही एज इट इज कॉपी करो, तो सॉरी आई कांट हेल्प इट, बट नॉर्मली ऐसा नहीं होता बेटा। डेफिनेशंस में आपको एज इट इज कॉपी करना होता है, अदरवाइज आप कुछ भी बता रहे हो तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। हाँ, हेडिंग्स कोशिश करा करो कि एज इट इज याद कर लो। उससे 2 फायदे होते हैं, एक तो कुछ मिस नहीं होता, अगर एज इट इज याद रहता है कि हाँ ये 7 हेडिंग्स थी तो सातों में कुछ ना कुछ तो लिख देंगे हम, तो हेडिंग्स याद होंगी तो ये फायदा होगा। दूसरा, आपको इसको अपनी लैंग्वेज में समझाना है। अगर मैं अभी बुक में नहीं देख रहा हूँ, ठीक है, मेरे को नहीं पता बुक में क्या लिखा है, अगर मुझे इसको समझाना होता आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, तो मैं ये लाइन लिखने के बाद क्या था कि out of the all the business transactions which happen, all the transactions which happen in a business, we have to identify those transactions which involve money, which involve money। मैं बहुत ही सरल भाषा में, आसान भाषा में मैंने आपको ये बात बोली। समझ रहे हो मेरी बात? क्लियर है? क्लियर? अगर आप अपनी आसान भाषा में भी उस चीज को समझा पा रहे हो, इट इज गुड। हाँ, लेकिन फिर से बोल रहा हूँ, कई टीचर्स स्ट्रिक्ट होते हैं, नहीं जैसा लिखा जी उसी में से लैंग्वेज होनी चाहिए। तो फिर आप जो भी पैराग्राफ दिया उसमें से आइडेंटिफाई कर लो 1 या 2 लाइनें जो आप याद कर सको। ठीक है, जो आपका ये मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें से देखता हूँ, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ये तो आसान भाषा है भाई, ये तो आप याद कर ही सकते हो। ठीक है, तो आपने पहले बोला कि अकाउंटिंग सिर्फ वही चीजों को रिकॉर्ड करता है जो मनी की टर्म्स में होती है। आगे, दिस इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स दैट आर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। बड़ी भारी सी भाषा हो गई है, हालांकि चीज वही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब भी वही है कि जहाँ पे कुछ ना कुछ मनी इन्वॉल्व हुई है। आगे, फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अच्छा, ये भी बड़ी मजेदार चीज है। अगर आपको ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा होगा क्या लिखना है, अगर ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा होता क्या लिखना है, एक लाइन तो आप लिख ही दोगे समझाने के लिए, उसके बाद क्या कर सकते हो, उसी को अगर बढ़ाना है, अगर ज्यादा मार्क्स का है तो, अगर ज्यादा मार्क्स का है तो उस चीज का एग्जांपल दो।
सबसे आसान। क्लियर, समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो आगे के लिए मैं बता रहा हूँ, कभी भी कोई भी चीज़ याद करो, हेडिंग्स तो पहले एज इट इज़ याद करो, सबसे पहली चीज़। फिर उसके बाद कोशिश करो अपनी लैंग्वेज में उसको कैसे समझाओगे। पहले तो खुद ट्राई किया करो कि मैं अगर अपनी लैंग्वेज में लिखूँ तो क्या लिखूँ। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो फिर यहाँ से एक लाइन दो लाइन कुछ यहाँ से पिक कर लो जो आप इजीली याद कर सको। अदरवाइज हमें ये रटना नहीं होता, एज इट इज सारा कुछ रट के लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो हमने क्या क्या कर लिया अब तक? अकाउंटिंग की डेफिनेशन कर ली है और अकाउंटिंग प्रोसेस के स्टेप्स सारे देख लिए हैं कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अरे ये तो हमने करा था ऑलरेडी। तनीषा, क्या होते थे ऑब्जेक्टिव? देखने नहीं है, देख के नहीं बताना है, ऐसे ही बताना है। हाँ, to ascertain the profit and loss. वेरी गुड। टू म्यूट हो गया बेटा, तनीषा आप म्यूट हो गए। टू एसरटेन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस, और दूसरा बेटा म्यूट हो गए हो आप, अनम्यूट करो तनीषा। अच्छा सॉरी, मेरे को अनम्यूट करना पड़ेगा, आप म्यूट हो गए यहाँ से। हाँ तनीषा, आप अनम्यूट करो अपने आप को। अच्छा, मुझे यहाँ पे म्यूट दिखा रहा है, ओके सॉरी, मेरे पास गलत दिखा रहा है इसका मतलब। हाँ बताओ तनीषा। तो पहला हो गया टू एसरटेन Profit द and प्रॉफिट एंड लॉस, profit. और दूसरा Second, financial position. फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। वेरी गुड गाइस, देखिए जरा, ये दो मैंने ऑब्जेक्टिव कहे थे, ये दो तो आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो याद रखने हैं, जो हमेशा जब भी मैं प्रैक्टिकल से रिलेट करूंगा तो इन दोनों ऑब्जेक्टिव्स को बार बार आपको डिस्कस करूंगा। लेकिन इसके अलावा भी मैंने कहा था और भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और किसी ने एक ने बताया भी था उस शुरू में उस समय, टू मेंटेन रिकॉर्ड्स। ये भी लिखा था मैंने वहां पे, लेकिन मैंने उस समय फिलहाल कहा था कि दो पे फोकस करेंगे। तो अब एक्चुअली देख लेते हैं कि कितने ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, तो जरा देखें कितने ऑब्जेक्टिव्स हैं। टोटल 6 ऑब्जेक्टिव्स हैं। टोटल 6 ऑब्जेक्टिव्स हैं, जरा देखते हैं क्या क्या है। पहला देखो क्या है, अगेन मैं हेडिंग हेडिंग आपको बता रहा हूँ और बता रहा हूँ, उसको समझा रहा हूँ उसमें है क्या क्या चीज। सबसे पहले तो वो दो ऑब्जेक्टिव्स को टिक कर देते हैं जो अभी अभी हमने बात करी। तो वो आपका हो गया ये सेकंड वाला और थर्ड वाला। देखो, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। और दूसरा कौन सा हो गया? डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस और डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, ये दो हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। जो प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन हम कर रहे हैं, ठीक है, वो कैसे करते हैं? उसके लिए अपने को बनाना पड़ता है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपने ये ऊपर देखा था ना, अभी मैंने अकाउंटिंग प्रोसेस कराया था। वापस से जाते जरा उसके पास। देखो भाई, ये अकाउंटिंग प्रोसेस किया था ना। इस अकाउंटिंग प्रोसेस में जो हम ये बना रहे थे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, समराइजिंग वाले स्टेप में, यहाँ से हमें प्रॉफिट या लॉस पता चलता है। यहाँ से हमें प्रॉफिट या लॉस पता चलता है। तो ट्रेडिंग प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जब हम बना लेते हैं तो हमें पता चलता है कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। ठीक है, अभी तो आप सिंगल सिंगल ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट लॉस निकाल रहे हो। प्रैक्टिकली ऐसे नहीं होता है, प्रैक्टिकली आप पूरे साल का प्रॉफिट और लॉस एक साथ निकालते हैं। ठीक है, तो वो कैसे निकलता है? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना। और इसी तरह से जो फाइनेंशियल पोजीशन आप डिटरमाइन करते हो, वो कैसे पता करते हो? बैलेंस शीट से। तो फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ से डिटरमाइन होगी? बैलेंस शीट से। क्लियर हुआ गाइस? तो आप ये दो स्टेटमेंट्स बना रहे हो, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो और बैलेंस शीट बना रहे हो, टू एसरटेन दीज टू थिंग्स। तो आप अल्टीमेटली देखो, हम कोई भी काम फालतू का नहीं कर रहे हैं। जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसी को ही हम अचीव करने वाले हैं। तो ये दो ऑब्जेक्टिव तो समझ आ गए, सेकंड और थर्ड। और मैंने देखो अंडरलाइन भी कर रखा है, प्रॉफिट लॉस कैसे मिलेगा? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ से पता चलेगी? बैलेंस शीट से। क्लियर हुआ गाइस? यहाँ तक समझ Yes. आएगा? ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, इससे पहले वाला जो एक था ऑब्जेक्टिव, वो ऑलरेडी पिछली बार जब हमने ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए थे तब भी किसी ने बोला था, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। यानी कि एक ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो भी चीजें हमारे माइंड में नहीं रहे, लिखित में आ जाए, एक प्रॉपर रिकॉर्ड हो जाए हमारे पास, ताकि कल को अगर हम कोई चीज भूल गए, हमें याद नहीं रही, इतनी सारी ट्रांजेक्शन है डेली की, तो एटलीस्ट हमारे पास रिकॉर्ड होगा। कल को किसी से डिस्प्यूट होता है, कोई कहता है नहीं जी 6,000 रुपए देने थे, हम कहते हैं नहीं जी 12,000 रुपए देने थे, तो हम प्रूव कर पाएंगे बाय शोइंग दिस रिकॉर्ड्स। आ रही है बात समझ में? तो एक ऑब्जेक्टिव हो गया मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। दूसरा हो गया डिटरमाइनिंग, या मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स भी आप याद कर सकते हो, मेंटेनिंग रिकॉर्ड, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। अब अगला करते हैं, फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट है, जो बिजनेस को चला रहा है, ठीक है, नॉर्मली तो ओनर ही मैनेज
कर रहा होता है, लेकिन जब बिजनेस बड़ा हो जाता है, जैसे कंपनी के केस में आप लोगों ने अभी पढ़ना होगा बिजनेस स्टडीज में कि कंपनी के केस में ओनर अलग होता है और मैनेजमेंट अलग होती है। शेयर होल्डर ओनर होता है और मैनेज कौन करता है उसे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स को होते हैं जिसको जो मैनेज करते हैं, ठीक है। क्योंकि जब बिजनेस बड़ा हो जाता है तो आप लोगों को हायर करते हो जो कि मैनेज कर सके। जब ओनर बहुत सारे हैं और सारे मिल करके तो डिसीजन ले नहीं पाएंगे, तो इसीलिए आप जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो डायरेक्टर्स, उनको हायर करते हैं टू टू डू द बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर्स, यानी ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर्स। फॉर एग्जाम्पल छोटे बिजनेस में भी समझ लेते हैं, छोटे बिजनेस में भी तो होते हैं मैनेजमेंट, क्या होती है? मैनेजर्स। जैसे अगर मान लो मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, मैंने फर्नीचर का बिजनेस अलग अलग शहर में फैला रखा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मैं हर जगह थोड़ी ना फिजिकली प्रेजेंट हो सकता हूँ, और मैं हर जगह थोड़ी ना एट अ टाइम हो सकता हूँ। हो सकता है कभी दिल्ली में हूँ तो कभी मुंबई, कभी कनाडा, अलग अलग जगह हो सकता है ना। तो अगर मैं एक जगह होगा दूसरी जगह नहीं होगा तो दूसरी जगह बिजनेस कौन देखेगा? तो मैं क्या करूंगा? मैं हर जगह अपने मैनेजर अपॉइंट करूंगा। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर? मैं मैनेजर अपॉइंट कर दूंगा, तो उनको क्या कहेंगे? मैनेजमेंट, जो मैनेज कर रहे हैं बिजनेस। क्लियर? तो अब मैनेजर्स को डिसीजन लेने में हेल्प होती है, जो मैनेजमेंट है उसे डिसीजन लेने में हेल्प होती है अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है तो। कैसे? अगर हमारे पास रिकॉर्ड्स होंगे तो हम देख पाएंगे कि हाँ भाई, इस बार हमारा प्रॉफिट कम क्यों हुआ? लास्ट ईयर प्रॉफिट 2 लाख रुपए का था, इस बार 1 लाख का कैसे रह गया? तो हम जब चेक करेंगे पिछले साल से, अपने हमारे पिछले साल के भी रिकॉर्ड्स होंगे ना, अगर हमने रिकॉर्ड्स रखे हैं अकाउंटिंग के तो लास्ट ईयर के भी रिकॉर्ड होंगे। तो पिछले साल चेक करेंगे कौन सा खर्चा कितना था, इस साल कौन सा एक्सपेंस कितना है, तो पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा खर्चा बढ़ गया। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हमारा सैलरी एक्सपेंस बढ़ गया है जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हुआ, तो फिर ऐसे में क्या डिसाइड करेंगे हम? भाई अगर प्रॉफिट बढ़ाना है तो या तो क्या करो, किसी न किसी एम्प्लॉय को यहाँ से हटाओ जो काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हमने रख तो लिया लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा उससे, तो या तो उनको हटाओ, या फिर आप ये देखो कि हमने एक तरफ एम्प्लॉयज तो रख ली हैं, उनके पास इतना काम नहीं है तो और काम लेके आओ ताकि हम उतना और रेवेन्यू कॉरस्पॉन्डिंगली बढ़ा सकें। तो हमें रीजन पता चल जाएगा कि अल्टीमेटली किस वजह से ये जो एक्सपेंस है वो बढ़ा है, और हमें एक्शन क्या लेना है इसके लिए। तो मैनेजमेंट को ये हेल्प करता है इन टेकिंग एक्शन। समझ आ रही है बात? तो इसीलिए क्या हो गया यहाँ पे आपका पॉइंट, फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। इसको पूरा अगर मैं बोलूँ तो ऐसे भी बोल सकते हैं, फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट इन टेकिंग डिसीजंस। ठीक है, पूरा आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। अभी आप आगे जाके देखोगे बड़े सारे यूजर्स होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। यूजर्स का मतलब कि जो लोग दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, यानी जो वेट कर रहे हैं, जो वेट कर रहे हैं कि कब ये तुम्हारे अकाउंट्स बनेंगे और हमें पता चलेगा कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ, कौन कौन से खर्चे हुए, कौन कौन सा रेवेन्यू हुआ। समझ आ रही है मेरी बात? तो जो लोग ये वेट कर रहे होते हैं इंफॉर्मेशन की, अगर ये अकाउंट्स आपके तैयार होंगे तभी तो उनको ये इंफॉर्मेशन दे पाओगे, वरना कैसे मिलेगी? समझ आ रही है बात? आगे जाकर हम पढ़ेंगे Yes. यूजर्स में क्या क्या आता है। तो जितने भी यूजर्स हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, वो वेट कर रहे हैं बेचारे बड़ी क्या बोलते हैं मशक्कत से कि यार कब तुम ये तैयार करोगे और हमें ये इंफॉर्मेशन मिले। ठीक है, तो जैसे ही आप ये तैयार करते हो, आप ये इंफॉर्मेशन यूजर्स को देते हो, कम्युनिकेट करते हो, जो कि 7वां पॉइंट भी था, आपको याद होगा 7th पॉइंट था ना, भी पढ़ा था हमने अकाउंटिंग प्रोसेस में। तो यही एक ऑब्जेक्टिव भी हो गया कि हम अकाउंटिंग क्यों करें, अकाउंट्स क्यों बना रहे हैं, ताकि हम यूजर्स को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। और लास्ट क्या है? प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। क्या मतलब हुआ इसका? अरे बिजनेस में बड़े सारे एसेट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें हमने खरीदी हैं, अब अगर हम प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं रखेंगे, उसको नोट नहीं करेंगे, तो कल को कोई चीज इधर से उधर हो जाएगी, हमें तो पता भी नहीं चलेगा। हाँ सोचो, जस्ट एज एन एग्जाम्पल, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल क्लास का ले लेता हूँ। अगर क्लास में हम हिसाब नहीं रखें कि हाँ भाई कितनी चेयर है, कितने डेस्क हैं, या कितना क्या नाम है क्या बोलते हैं डस्टर है कितने, ये सब चीजें अगर हम हिसाब नहीं रखेंगे तो कल को तो गायब हो जाएगा। आपने देखा होगा ना, डस्टर के पीछे भी कई बार लिख देते हैं कि ये इस पर्टिकुलर क्लास और सेक्शन को बिलोंग करता है, उसका नाम लिख देते हैं 10B 11B। क्यों लिखा जाता है वो? इसीलिए ताकि चोरी ना हो जाए, इधर उधर ना हो जाए, पता वाला ऐसा ना हो गया। तो इसी तरह से एसेट्स के लिए भी अगर आप रिकॉर्ड नहीं रखोगे, अब बिजनेस में सोचो कितने सारे एसेट्स यूज होते हैं, पता ही नहीं भाई इतनी। और छोटे बिजनेस की बात नहीं करो, रिलायंस की बात करते हैं, फैक्ट्रीज है, एक फैक्ट्री में इतने सारे एसेट्स होंगे। तो अगर आप उन सबको प्रॉपरली नोट नहीं करोगे तो फिर कैसे, किसी को याद थोड़ी ना रहने वाला कि हाँ हमने 2 साल पहले क्या क्या चीजें खरीदी थी, क्या क्या चीजें अभी हो रही चाहिए।
ठीक है। तो अगर आपने इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखा हुआ है तो कल को अगर कुछ भी मिस होगा, कुछ भी मिसिंग होगा, तो आप पकड़ सकते हो कि नहीं यार बिजनेस में ये वाले एसेट होने चाहिए थे, ये वाले कहाँ चले गए। आ रही है बात समझ में? क्लियर है Yes. गाइस? ठीक है। तो अब तक हमने क्या कर लिया भाई? अब तक हमने कर लिया, 3 चीज़ें कर ली हैं, ज़रा एक बार देख लेते हैं। अकाउंटिंग की डेफिनेशन कर ली है, क्या होता है। उसके बाद हमने फीचर्स, एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स कर लिए कि व्हाट आर दी फीचर्स, एट्रीब्यूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। देन उसके बाद हमने किया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अब मज़ेदार बात, अब आप देखोगे आगे जाके जो चीज़ें आने वाली है ना, वो काफ़ी हद तक सिमिलर हैं। जो ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे वही फंक्शंस में दिखेंगे, वही एडवांटेजेस में दिखेंगे। ऐसा क्यों है? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। कैलकुलेटर अभी फिलहाल तो अलाउड नहीं है आपको, लेकिन आपने यूज तो किया होगा कई बार, ठीक है। तो तनीषा, अगर मैं आपसे Yes. पूछूं कैलकुलेटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, जब कैलकुलेटर हम लेके आए होंगे तो क्या पर्पस रहा होगा, क्या ऑब्जेक्टिव रहा होगा, क्यों कैलकुलेटर का इन्वेंशन हुआ, बताओ। हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए, और बिल्कुल सही बोला, कैलकुलेशन इजी हो जाए, एक तो पॉइंट ये हो गया, और क्या हो सकता है, सोचो। हम जल्दी से कैलकुलेशन कर लें, अभी तो टाइम लगता है ना, सोचो अभी करने बैठते हो तो कितना टाइम लगता है। हाँ, लगे हुए हैं हम एक एक डिजिट को ऐड करने में। हाँ, फिर पता चलता है कि हमने एक के नीचे एक डिजिट ही नहीं लिखी और मजा आ गया, फिर हम कह रहे हैं अबे यार ये क्या हो गया, यूनिट और टेंस प्लेस आगे पीछे हो गए तो सारे। यही होता है एग्जाम में, पता चलता है जब कैलकुलेशन करने बैठो तब लगता है कि कैलकुलेटर की कितनी अहमियत है। हाँ, तो कैलकुलेटर की क्या क्या अहमियत है भाई। एक तो हम किस लिए कैलकुलेटर आया, एक तो कैलकुलेशन इजी हो जाए, इजी आसान हो जाए, टाइम बचे आपका, और इसके अलावा और सोचूंगा तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस जितनी भी होती हैं वो आसानी से हो जाए। भाई अंडर रूट वगैरह करना है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आसान थोड़ी ना, करने बैठो तो कितना टाइम लग जाता है। वहां तो एक बटन दबाया फट आ गया ये आंसर। हाँ, तो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस आसान हो जाए। तो ये सारे क्या है, ऑब्जेक्टिव्स। जब कैलकुलेटर का इन्वेंशन किया होगा तब ये सारे ऑब्जेक्टिव्स माइंड में रखे होंगे। हाँ, टू डू कैलकुलेशंस इजीली, ऐसे ही बोला होगा ना, टू डू कैलकुलेशंस इजीली। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंटिंग अ कैलकुलेटर, टू डू ऑब्जेक्टिव और सॉरी टू डू कैलकुलेशंस इजीली, टू सेव टाइम, टू डू कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। समझ में आ रहा है मेरी बात? ठीक है, यही सारे ऑब्जेक्टिव में होंगे। अब अगर मैं आपसे तनीषा पूछूं कि कैलकुलेटर का फंक्शन क्या है, कैलकुलेटर करता क्या है, तो क्या बोले? ये सब कैलकुलेशन ही करता है। आसान कैलकुलेशन करता लगा है, टाइम बचाता है। हाँ, और जितनी मुश्किल कैलकुलेशन होती है फट से कर देता है। तो यार है तो सेम ही चीज, सोचो जरा ध्यान से। भाई मैं अगर आपसे पूछ रहा हूँ ऑब्जेक्टिव क्या था कैलकुलेटर को इन्वेंट करने का, तो जितने भी आपने ऑब्जेक्टिव बोले वही सारे ऑब्जेक्टिव अल्टीमेटली उसके फंक्शन भी तो हैं। कि कैलकुलेटर करता क्या है भाई, जो ऑब्जेक्टिव था वही तो फुलफिल करता है, बस बोलने के तरीके में फर्क है। अगर मैं ऑब्जेक्टिव बोलता हूँ तो मैं बोलता हूँ टू अचीव दिस, टू डू दिस, टू डू दिस, टू डू दिस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टू सेव टाइम, ये ऑब्जेक्टिव है। और अगर फंक्शन बोलूंगा तो क्या बोलेंगे, कैलकुलेटर सेव्स टाइम, ये तो एक्चुअली करता है। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर? तो इट इज यस। जस्ट अ वे ऑफ राइटिंग, के लिखने के तरीके में फर्क है। अदरवाइज जो ऑब्जेक्टिव है वही हमारे फंक्शन हो जाते हैं। और अगर मैं पूछूं कैलकुलेटर का एडवांटेज क्या है, फायदा क्या है, यही सब है। यही सब है। अरे मतलब क्या क्या बेवकूफ बना रहे हो आप, है क्या? वही है कि ऐसा लग रहा है एक ही चीज को हर चीज हर जगह एक ही चीज को फिट हो रही है, तो एक्चुअली वही है। अगर आप ध्यान से समझो, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वही फंक्शंस बन जाते हैं और वही एडवांटेजेस भी होते हैं। हाँ, बस कुछ चीजें एक्स्ट्रा आपको मिलेंगी आगे जाकर, आप देखोगे कुछ चीजें हो सकता है जो फंक्शंस में थी वो आपकी उससे कुछ एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा आपके एडवांटेजेस में लिखे हुए मिले। समझ में आ रही है मेरी बात? पर वो जो फंक्शंस है वो तो सारे के सारे होंगे ही होंगे। देखें जरा एक बार, देखें और जरा एक बार देखते हैं क्या फंक्शंस हैं आपके। देखो भैया, फंक्शंस क्या है, पहला क्या है, सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड था नहीं पहला ये। देखो जरा, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड, अब थोड़ा सा उसको चेंज कर दिया, सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड, चीज तो वही है। आ रही है बात समझ में? क्लियर है?
Yes. 99% बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ऊपर वाले और इस वाले में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है, सिर्फ लिखने के तरीके में फर्क है। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर है? सिर्फ लिखने के तरीके में फर्क है। जैसे मैं ऊपर कैलकुलेटर के लिए लिख रहा था, ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डू कैलकुलेशंस इजीली, ठीक है, टू डू कैलकुलेशंस इजीली, दिस इज द ऑब्जेक्टिव। और इसका फंक्शन क्या हो गया? कैलकुलेटर डज, लिखने में लैंग्वेज चेंज हो गई ना, बस टेंस चेंज हो गया, कैलकुलेटर डज कैलकुलेशंस इजीली, दैट इज द ओनली डिफरेंस। ठीक है, आगे देखते हैं जरा। तो पहला हो गया भाई मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड, तो पहला वाला तो ऊपर सेव हो गया। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ले भाई इन दोनों को कंबाइन कर दिया, लो इन दोनों को मिला करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। मैंने बताया था ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को, ठीक है, इन दोनों को स्टेटमेंट्स को कंबाइन करेंगे तो क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो उन्होंने इन दोनों पॉइंट्स को कंबाइन करके यहाँ लिख दिया प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझ आई बात? आगे चलते हैं। मेंटेनिंग मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट, ये वाला पॉइंट अभी डिस्कस करता हूँ। कम्युनिकेटिंग, लॉजिक कम्युनिकेटिंग वाला पॉइंट भी आ गया था ना यहाँ पे, फिफ्थ पॉइंट था कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर, तो ये वही पॉइंट है सेम, कम्युनिकेटिंग। क्लियर? तो ये वाला भी हो गया। और असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, ये वाला पॉइंट भी ऊपर था, क्या था? फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। एक ही बात है यार, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं। सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्होंने डाल दिया, क्या डाल दिया? मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। अब इस पॉइंट पे क्या जरा समझ लेते हैं। आपको पता होगा काफ़ी सारे लॉज होते हैं, जैसे अब इंडिया में आप रहते हो तो इंडिया में बहुत सारे लॉज हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। इसी में कुछ टैक्सेशन लॉज भी होते हैं, कुछ आपके जैसे अगर कंपनी है तो कंपनी से रिलेटेड लॉज भी होते हैं, तो आपको ये सारे लॉज फॉलो करने हैं। अब वो लॉज के हिसाब से आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स की बात करते हैं। अब इनकम टैक्स के लिए एक लॉ है, इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट 1956। अगर आप इस एक्ट को देखोगे तो इस एक्ट में बताया हुआ है कि किस तरीके से आपको इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है। अब उसका बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि आप इनकम टैक्स किस पे कैलकुलेट करोगे? अपनी इनकम पे। और इनकम कहाँ से आएगी? जो आप अकाउंट्स बनाओगे वहां से। तो इसीलिए इस लॉ की रिक्वायरमेंट है कि आपके प्रॉपर अकाउंट्स होने चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं है बस आपने क्या नाम है अपना बिजनेस कर रहे हो और कुछ मेंटेन ही नहीं किया, कोई आए पूछने के लिए हाँ जी कितना प्रॉफिट हुआ, आप कह रहे हो 1 लाख, वो कहेगा प्रूफ करो 1 लाख कैसे हुआ, 10 लाख क्यों नहीं है? तो आप कहोगे मेरे पास तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं, ऐसे नहीं होगा। तो इसीलिए हमें उनकी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करनी होती है, जो आपकी लीगल रिक्वायरमेंट्स है, जो लॉ के हिसाब से रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी करनी है। और वहाँ भी ये रिक्वायरमेंट होती है कि आप अकाउंट्स को प्रॉपरली मेंटेन करो, जो भी ट्रांजेक्शन्स बिजनेस में कर रहे हो उनको लिखो, प्रॉपर तरीके से लिखो और अकाउंट्स को प्रॉपरली मेंटेन करो। समझ आ रही है बात? सो दिस एक नया पॉइंट आया है इसके अंदर, कौन से में? फंक्शंस में। समझ आ गया तनीषा? Yes, sir. क्लियर है गाइस? किसी को डाउट हो रहा तो प्लीज हैंड रेज करना। चलो एक आधा पॉइंट और करेंगे फिर क्लोज करेंगे आज की क्लास। एडवांटेज, अगेन काफी कुछ मिलते जुलते से आपको दिखेंगे, मैं आपको पहले वो जो मिलते जुलते हैं वो टिक कर देता हूँ। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट, ये पहले देखो सेकंड, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, सेम आ गया कि नहीं आ गया? असिस्टेंस टू Yes. मैनेजमेंट जो ऊपर था, कितनी तरह से लिखोगे भाई? असिस्टेंस टू मैनेजमेंट यहाँ भी लिखा हुआ था और यहाँ क्या लिखा था? फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, एक ही बात है, ठीक है। तो वही हमारी एडवांटेज भी हो गई। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस पता चलती है। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऊपर आप बना रहे थे तो उससे क्या कर रहे थे? यही तो पता कर रहे थे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, किससे कितने पैसे लेने, किसको कितने पैसे देने, उसी चीज को इन्होंने इस तरीके से लिखा, ठीक है। जो आपने ऊपर लिखा था टू एसरटेन प्रॉफिट और लॉस एंड टू एसरटेन फाइनेंशियल पोजीशन, उसी को लिख दिया फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा Yes. अगला पॉइंट देखते हैं। आपने यहाँ लिखा था मेंटेनिंग रिकॉर्ड, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड, पहला पॉइंट था ना ये, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड, यानी हम राइटिंग में रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं, एक तरह से मतलब यही था। तो उसी को आपने यहाँ पे एडवांटेज में कैसे लिख दिया? रिप्लेस मेमोरी, क्या आपने मेमोरी को रिप्लेस कर दिया। आप सब कुछ दिमाग में नहीं रख सकते, ये एक एडवांटेज हो गया यहाँ पे कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो राइटिंग में रख रहे हैं, कुछ भी चीज़ भूलेंगे नहीं, कुछ भी चीज़ गलत नहीं होगी। समझ आ रही है बात? तो उसी से ही मिलता जुलता पॉइंट आ गया, देखो रिप्लेस मेमोरी। क्लियर? और देखते हैं जरा, बीच के पॉइंट में छोड़ रहा हूँ, उन पे बाद में आऊंगा, पहले जो आपके सेम पॉइंट है मिलते जुलते उस पर टिक कर रहा हूँ। हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, देखो वही आ गया कि नहीं आ गया? फैसिलिटेट्स मैनेजमेंट, था ना ये पॉइंट ऊपर, क्या मैनेजमेंट को हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग। क्लियर? समझ आ रहा है? क्लियर है? तो ये सारे ये वाले पॉइंट्स तो आपके सेम हो गए। अब इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है वो सीख लेते हैं, बस वो समझ लेते हैं। जरा देखें,
फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी, इसका क्या मतलब? इसका मतलब होता है कि आप अगर कंपेयर करना चाहो अपने पिछले साल की परफॉर्मेंस से या किसी और कंपनी की परफॉर्मेंस से। फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लो कोका कोला का एग्जांपल ले लेते हैं, कोका कोला, ये तो बताइए भाई कोका कोला का, तो कोका कोला अगर इस साल उसने जो भी प्रॉफिट कमाया, अगर वो ये देखना चाहता है कि भाई मेरी परफॉर्मेंस अच्छी रही या खराब रही, तो क्या करेगा? वो अपने पिछले साल की परफॉर्मेंस से कंपेयर करेगा। कैसे करेगा? अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होंगे तभी तो करेगा। अगर रिकॉर्ड ही नहीं रखे हैं तो कहाँ से करेगा? दिमाग में थोड़ी ना याद होगा कि लास्ट ईयर कितना कितना क्या क्या खर्चे हुए थे, क्या क्या रेवेन्यू कहाँ से आया था। ठीक है, ठीक है। तो यानी कि एक हेल्प करता है, फैसिलिटेट करता है कंपैरेटिव स्टडी में। आप अपने पिछले साल से कंपेयर करते हो। दूसरा कंपैरिजन कैसे हो सकता है? कोका कोला पेप्सी के साथ कंपेयर कर सकता है कि अगर मेरा इस साल इतना प्रॉफिट हुआ तो पेप्सी का कितना हुआ। समझ में आ रही है मेरी बात? और तीसरा क्या कर सकता है? अपने बेंचमार्क से। बेंचमार्क होता है कि आपने अपना जो टारगेट रखा है, जैसे आप अपने लिए टारगेट रखते हो कि भाई मेरे मार्क्स इतने आने चाहिए, फिर चेक करते हैं ना कि क्या मेरे मार्क्स उतने आए या नहीं आए, कम रह गए, ज्यादा रह आए, कितने, क्या क्या फर्क आया और क्यों ऐसा हुआ। तो सेम चीज यहाँ भी होता है। उन्होंने अगर टारगेट रखा था कि हमारा इतना प्रॉफिट होना चाहिए था, लेट से 10 लाख रुपए का होना चाहिए था पूरे साल का प्रॉफिट, तो 10 लाख नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, क्या रीजन रह गए जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट हुआ। तो दिस इज कॉल्ड कंपैरेटिव स्टडी। तो एक ये फायदा होता है जब अकाउंट्स बने होते हैं। अगला, फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। ये मैंने अभी समझाया है कि अगर आप कोई भी लॉ में देखोगे, इनकम टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लॉ, ये जितने भी टैक्सेशन के लॉज हैं, उन सब में आपको बेसिक चीज पहले क्या चाहिए? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। भाई जब तक हमारे पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स नहीं होंगे, आप कैसे उसको जस्टिफाई करोगे कि हाँ जी आपने जो भी प्रॉफिट लिया, जिसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया, वो ठीक था या गलत था। समझ आ रही है मेरी बात? तो इसीलिए बेस ही वो आपका अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बन जाता है। तो यहाँ पे आपका ये पॉइंट आ गया, फैसिलिटेटिंग सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अगर कल को मैंने लेट से बोला कि मेरा 10 लाख रुपए का प्रॉफिट था और उसके ऊपर मैं टैक्स दे रहा हूँ, तो अगर कोई डिपार्टमेंट, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई मेरे पास क्वेरी आएगी, तो मैं प्रूव कर पाऊंगा ना, ये देखो मेरे अकाउंट्स, ये देखो मैं अपनी बुक्स दिखा रहा हूँ, देखो इसके अंदर 10 लाख का प्रॉफिट है, मैंने कुछ गलत कम या ज्यादा नहीं बताया। बात समझ में आ रही है? क्लियर हुआ? ठीक है। आगे, फैसिलिटेट्स लोन। अगर आपको बिजनेस को लोन चाहिए, ठीक है, तो अगर वो बैंक के पास जाएगा बिजनेस लोन लेने के लिए, तो बैंक क्या बोलेगा? पहले मुझे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाओ, दिखाओ अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, पिछले सालों की 3-4 सालों की स्टेटमेंट्स लेके आओ, दिखाओ। अब आप तो बोल रहे हो आप बड़ा अच्छा बिजनेस चल रहा है आपका, पहले मैं चेक तो कर लूँ आपकी बुक्स में से कि बुक्स में ठीक बिजनेस आपका जो आप बोल रहे हो वो एक्चुअली है भी या नहीं। क्या एक्चुअली आप इतना प्रॉफिट कमा भी रहे हो या नहीं कमा रहे हो, क्या मेरे पैसे वापस कर भी पाओगे या नहीं कर पाओगे। प्लस बैलेंस शीट देख के मुझे क्या फायदा होगा? बैलेंस शीट से पता चलेगा कि आपने किसी और से लोन तो नहीं ले रखा। पता चला मेरे पास लोन लेने के लिए आ गए और ऑलरेडी 20 लाख रुपए का लोन ले रखा है दूसरे बैंक से। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? तो Yes. इसीलिए ये सारी चीजें चेक, जब अगर आपके अकाउंट्स बने होंगे और अकाउंट्स में ये सारी चीजें वो चेक कर पाएगा, तभी वो आपको लोन देगा। तो इट हेल्प्स इन टेकिंग लोन। एविडेंस इन कोर्ट। कल को कभी भी झगड़ा होगा, कभी भी झगड़ा होता है, आपस में लड़ाई हो जाती है, मैं कहता हूँ नहीं जी 12,000 रुपये बनते हैं आपसे लेने, वो कहता है नहीं जी 10,000 रुपये बनते हैं देने। तो ऐसे केसेस में भी हेल्प करता है अकाउंट्स आपकी ये डिस्प्यूट सेटल करने में एज अ एविडेंस कि हाँ जी देखो अकाउंट्स पे क्या लिखा है। ठीक है। फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। कल को मुझे बिजनेस बेचना है। अब सोचो हल्दीराम का बिजनेस, इमेजिन करो। हाँ, हल्दीराम तो सबको आई थिंक जानते ही हैं। अब हल्दीराम वाला अपना बिजनेस बेच रहा हूँ, हल्दीराम वाला कहेगा लेट से 200 करोड़ का बिजनेस है जी मेरा। अब आप खरीदने के लिए बैठे, सोचो, हाँ, आप कहोगे 200 करोड़ का बिजनेस है, मैं तो नहीं मानता, प्रूफ करो। तो कैसे प्रूफ करेगा? अकाउंट्स दिखा करके कि देखो ये एसेट्स है मेरे पास, टोटल मिलाओ, माइनस करो, ये लाइबिलिटीज है, नेट मेरा इतना नेटवर्थ है मेरे बिजनेस की। तो वो अपने अकाउंट्स दिखाएगा, तभी तो आपको विश्वास होगा ना कि हाँ जी क्या क्या एसेट्स और क्या क्या लाइबिलिटीज उसमें लिखे हुए। तो यानी कि इट हेल्प्स इन फैसिलिटेटिंग सेल ऑफ बिजनेस। अगला, असिस्टेंस इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी मैंने बताया था आपको क्या होता है तनीषा, इंसॉल्वेंसी बेटा बताया था ना मैंने। Yes. क्या होता है इंसॉल्वेंसी, बताओ जरा। याद होना चाहिए बेटा। हाँ ईशा, क्या बताया था इंसॉल्वेंसी, बताओ जरा। When a person is not able to pay debts when he or she is bankrupt. Very good. When a person is not able to pay debts in full, थोड़ा एक दो वर्ड और ऐड कर रहा हूँ बेटा, इन फुल। हो सकता है कुछ थोड़े बहुत तो डेट्स पे कर पा रहा हूँ, लेकिन सारे पूरे डेट्स पे नहीं कर पाए।
ठीक है, when a person is not able to pay his debts in full, very good। और आपने बहुत ही आसान भाषा में बता दिया। आई एम नॉट श्योर कि इंसॉल्वेंसी की क्या डेफिनेशन या क्या लैंग्वेज लिखी है बुक में, समझ रहे हो मेरी बात? तो इसी तरीके से आपको बस अपनी आसान भाषा में चीजों को एक्सप्लेन करना। हाँ, अब अगर मान के चलो कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया, अब ऐसे केस में हमने बोला था ना, वो गया भाई साहब, गया कहाँ पे, जज साहब के पास, और उनको बोला कि भाई मैं अपने जो भी मेरी लाइब्रेरीज है मैं उनको पूरी तरह से पे नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे एसेट्स मेरी लाइब्रेरीज से कम हो गए, मेरी लाइब्रेरीज मेरे एसेट्स को एक्सीड कर रही है, तो प्लीज मेरे अकाउंट्स को सेटल करो और मेरा इनसे पीछा छोड़ो। तो मैंने क्या कहा था, वो एक बंदे को अपॉइंट करता है जिसको बुलाते हैं ऑफिशियल लिक्विडेटर। ठीक है, कोर्ट किसको अपॉइंट करता है, ऑफिशियल लिक्विडेटर। वो चेक करेगा कि जो वो ये कहानी सुना रहा है सही है कि नहीं, ये जो एसेट्स और लायबिलिटीज की बात ये बोल रहा है कि इतने एसेट और इतनी लायबिलिटीज है, वो सही है कि नहीं। कहाँ से चेक करेगा, अकाउंट्स को देखेगा। अकाउंट, ठीक है, तो कहेगा अपनी अकाउंट्स दिखाओ, बुक्स दिखाओ, बुक्स में क्या क्या एसेट लायबिलिटीज आ रही है दिखाओ, चेक कराओ। समझ आ रही है मेरी बात, क्लियर है बेटा? yes, तो आपके अकाउंट्स है वो हेल्प करेंगे इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में सेटलमेंट करने। एक और पॉइंट रह गया लास्ट, और उसके बाद क्लास एंड करेंगे बेटा यहाँ पे, बाकी आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप क्या होता है, किसी को पता है पार्टनरशिप? एनीवन हु कैन टेल मी व्हाट इज पार्टनरशिप? तनिषा, पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप पार्टनरशिप के साथ पार्टनरशिप करके क्या करना? पार्टनरशिप मतलब कोलैबोरेशन आपने बोला शायद, है ना? तो पार्टनरशिप का मतलब कोलैबोरेट करना, मिल करके बिजनेस करना। अभी आप जो इस साल मेरे साथ पढ़ रहे हो ना अकाउंट्स, जो अभी अकाउंटिंग पढ़ रहे हो यहाँ पे, हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर, यानी एक इंडिविजुअल की, कि अगर एक बंदा अकेला बिजनेस कर रहा है, इस साल तो आप वो पढ़ रहे हो, अगले साल आप पढ़ोगे पार्टनरशिप में कैसे अकाउंटिंग होती है, कंपनी में कैसे होती है, जहाँ एक से ज्यादा ओनर होते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप में क्या होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा ओनर होते हैं। तो अगर मान लो मैं और तनीषा मिल करके कोई बिजनेस करते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप। ठीक है, तो ऐसे केस में पार्टनरशिप अकाउंट्स में ये कैसे हेल्पफुल होगी, सोचो। अगर तनीषा और मैं मिल करके बिजनेस कर रहे हैं और हम लोगों ने आपस में प्रॉफिट को बांटना है, लेट से बराबर बराबर बांटना है, और मैं तनीषा से कहूँ तनीषा ये लो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, ये पकड़ो तुम्हारे 50,000 रुपए, तो तनीषा क्या कहेगी, मैं कैसे मान लूँ कि 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, दिखाओ मुझे अकाउंट्स दिखाओ, लेट मी चेक कि 1 लाख का प्रॉफिट है, कहीं 10 लाख का तो नहीं था, तुमने 1 लाख का बता रहे हो। समझ आ रही है मेरी बात? तो ये सारी चीजें सेटल करने में, सेटलमेंट करने में क्या हेल्प करते हैं, अकाउंट्स। तो अकाउंट्स हेल्प इन ऑल दीज थिंग्स। तो अकाउंटिंग की एडवांटेजेस है ये सारी चीजें। क्लियर हुआ गाइस? ठीक है, अब एक छोटी सी बात बता देता हूँ, कई लोगों के दिमाग में आ रही होगी मुझे पता है, सर फिर तो एक काम करेंगे ना, हम अपने अकाउंट्स में गोची करेंगे। हाँ, हम गलत गलत दिखा देंगे 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, जहाँ ज्यादा दिखाना वहाँ ज्यादा दिखा देंगे, जहाँ कम करना होगा वहाँ कम कर लेंगे, अपनी मर्जी से है, हम ही बना रहे हैं, कर लेंगे। नहीं, ऐसे नहीं होता बेटा, आपके हर स्टेप्स पे चेक एंड बैलेंसेस होते हैं। अगर आपने नाम सुना हो ऑडिटर, तो ऑडिटर का पर्पस ही यही होता है बेटा कि वो चेक करता है कि आपने अकाउंटिंग ठीक करी है या नहीं। वो आकर के आपकी अकाउंटिंग को चेक करेगा, आपकी सपोर्टिंग को चेक करेगा कि जिसके बेसिस पे आपने अकाउंटिंग करी है, क्या आपने जो भी रिकॉर्ड करा है वो ठीक रिकॉर्ड किया है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि 10 लाख रुपए की परचेज करी थी और आपने उसको 10 लाख को 50 लाख दिखा दिया, ऐसा तो नहीं है। तो वो सारी चीजें चेक करते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी अकाउंट्स में लिखते, नहीं, आपको अकाउंट्स में जो भी चीजें लिखनी होती है उसके पीछे कुछ ना कुछ सपोर्टिंग जरूरी होती है, और ऑडिटर आकर के यही सारी चीजें चेक करते हैं। तो ये मत सोचना दिमाग में ये चीजें नहीं आनी चाहिए, अरे हम तो कुछ भी कर लेंगे, जब मन करे तो बढ़ा दो, कम मन करे तो कुछ कम कर लो, है नहीं, अपने हिसाब से हम ऐसे कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। क्लियर है गाइस? तो हमने आज यहाँ तक कर लिया है एडवांटेजेस